Hello students, welcome to once again my educational channel Vedant Sir CBSE classes. As we have discussed about the part first of the chapter matter in our surrounding, which is the chapter number 1 of the science class 9th class 9th science notebook NCERT book. So yesterday we have discussed with the part first of this particular chapter. Now we are continuing with the second part. इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने इसको इस पार्टिकुलर लेसन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने इसकी फुल एनसीईआरटी की बुक की एक्सप्लेनेशंस को हमने इसको कवर किया है। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको फुल चैप्टर को जो एनसीईआरटी का है वो हम इसको कवर करेंगे। ओके, सो यस्टरडे हमने जो है यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था इस वाले इसको। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस। और इसको स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर तीसरा पार्ट भी हम इसके अंदर जल्दी बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके इम्पोर्टेंट ब्लू प्रिंट्स के जो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफनली पूछे जाती हैं, वो हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स टाइप्स, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसके जो भी हम सीबीएसई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स इसके अंदर डालते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लगता है वो ही हम इसमें अंदर टॉपिक्स सीबीएसई के कवर करते हैं। तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। in the activities one in the activity 1.41 effect of change of temperature, इसके अंदर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टूडेंट्स आपको बताया गया है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारा एक डायग्राम से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि देखो ये एक बर्नर है, जिसके अंदर हम इसके ऊपर एक बीकर रखा हुआ है, ये वाला। तो इसके अंदर हमने क्या है, एक आइस क्यूब डाल दी है, ठीक है। ये सारी यहाँ पर आइस क्यूब्स हैं, ये आइस क्यूब्स हैं, और इसको हमने अटैच किया हुआ है ये वाला लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ में। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? देखो, लेबोरेटरी थर्मामीटर एक जो डॉक्टर क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उससे अलग होता है। इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर डॉक्टर का जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो यूजुअली 35 से 42 डिग्री के बीच में ही वेरी करता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका जो टेम्परेचर रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमारे को क्या किया, हमने इसका ये थर्मामीटर इसके साथ अटैच कर दिया है। ध्यान रहे कि इस बीकर के अंदर जो हमने जो ये थर्मामीटर लगाया है वो इसकी जो ये नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है इससे टच ना हो, मतलब कि वो ऊपर यहाँ तक ही रहे, इसका जो बल्ब है यहाँ तक रहे, ठीक है। तो इसका जो ये बल्ब होता है थर्मामीटर का, जो ये नीचे की तरफ होता है, ये होता है ना, तो ये जो है सिर्फ यहाँ तक ही रहना चाहिए। ये बिल्कुल नीचे की जो इसकी बाउंड्री लाइन है उससे टच नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ वी राइज टेम्परेचर, अगर हम इस बर्नर की फ्लेम को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो आइस क्यूब्स जो हमने यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर जो आइस क्यूब्स हैं वो जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो ऐसे होगा जैसे कि मान लो कि वो उसका टेम्परेचर -10 डिग्री है, तो -10 से -9 होगा, -9 के बाद -8 होगा, ऐसी लाइकवाइज -4 -3 -2 -1, और अल्टीमेटली वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो ये आइस होगी ये लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। ये ये लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी, लिक्विड के अंदर, अंडरस्टूड। तो लिक्विड में जब चेंज होगी तो हम क्योंकि ये फ्लेम तो जो बर्नर की जो फ्लेम है वो तो कंटिन्यू ही जल रही है, तो सॉलिड जो आइस क्यूब है हमारी इस समय लिक्विड के अंदर कन्वर्जन होने लग गया है, तो देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो उसमें क्या होगा कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे, इसमें टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन इसके अंदर स्टेट जो है इसकी चेंज हो रही है, लाइक मतलब सॉलिड से लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड,
सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड स्टेट के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो रही है। तो ये जो हम हीट दे रहे हैं ये जा कहाँ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। एज पर थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो देयर इज चेंज इन फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो ये क्या होती है, इसके अंदर एक हमारी एक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर जो है अराइज होती है, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का आप कहेंगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। लेटेंट हीट इज द हीट विच इज which causes the change in their physical state. Likewise, that solid is converting to liquid without increasing, without rising any temperature. मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन इसमें फिजिकल जो स्टेट हो रही है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम लेटेंट हीट को बोलते हैं। जैसे जो जिसके जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर बताया हुआ है, एज वी नो दैट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो है 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। ठीक है, वो सॉलिड के रूप में होता है एज आइस, लिक्विड के रूप में होता है एज वाटर, और गैस के रूप में वाटर वेपर्स के होते हैं। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। अगर होता क्या है जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो उसके अंदर होता क्या है कि वो बर्फ से पानी बन जाता है या पानी से वेपर्स बन जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, एंड व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। और ऐसा क्या होता है, पार्टिकल्स के नेचर को ऐसा क्या होता है कि उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है। एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये जो है चेंजेस होते कैसे हैं। तो ये इन्होंने इस एक्टिविटी को एक डायग्रामेटिकली इन्होंने बताया हुआ है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। तो ये जो मैंने अभी एक्टिविटी आपको समझाई है वही बीकर है, उसको लो फ्लेम में रखना है, वो उसकी जो आइस जो कन्वर्जन हो जाएगी लिक्विड स्टेट के अंदर हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको एक ब्रीफ चीज़ें मैंने आपको बताई है लिक्विड के अंदर हो जाएगी। अब उसको एक अब हमारे को देखना है कि वो उसके बाद में जब वो लिक्विड बन जाएगी तो जो उसका क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा 0 के बाद में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा। लाइकवाइज वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। उस वाले फेज के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर को हम लिक्विड के अंदर वो वाटर को हम वाटर जो है वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉट लिक्विड, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे को इसमें रिकॉर्ड इसमें क्या करना है, जब 100 डिग्री सेल्सियस में जब इसका टेम्परेचर आएगा तो फिर से एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके अंदर वाटर जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उसके इंटरमोलिकुलर जो चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती है वाटर वाटर मोलिक्यूल्स की वो और वीक हो जाती है, जिससे कि वाटर जो है वेपर्स के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जो मैंने काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉलिड के तो उससे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन दिस काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उसके अंदर मूवमेंट्स बढ़ जाएगी विद ग्रेटर स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एनर्जी हमारे को हमने हीट से दी है उससे क्या होगा, वो ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो गया बिटवीन द पार्टिकल्स वो उसको ओवरकम कर जाएगी एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और उससे क्या होगा कि उसकी जो स्टेट चेंज हो जाएगी, उसकी जो मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सॉलिड की मूवमेंट कम होती है, लाइक जब वो लिक्विड में हो जाएगा तो उसकी जो मूवमेंट हो जाएगी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो द स्टेज विल रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक ऐसी स्टेज हो जाएगी जिससे कि सॉलिड मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया है कि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिससे कि एक सॉलिड चीज का कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड के अंदर एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में होता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज अ इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो बेसिकली एक इंडिकेशन होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अच्छा, एक इसके अंदर हमारे को जो हमारा जो हम इसको जो मेल्टिंग पॉइंट को जो यूजुअली हम जो मेजर करते हैं ना वो हम डिग्री सेल्सियस में ना करके इसको केल्विन के अंदर करते हैं। केल्विन क्या है? इट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है जो टेम्परेचर की वो होती है केल्विन होती है। अगर हमारे को इसको कन्वर्जन कैसे करना है, जैसे कि हमारे को डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन के अंदर कन्वर्जन करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? हम इसको कैसे करके दिखाएंगे? अगर हमारे को सेल्सियस को केल्विन के अंदर हमारे को कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस स्टूडेंट्स, केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे को कुछ नहीं करना है, उसको 273 से प्लस कर देंगे। 273 प्लस में जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है इन सेल्सियस तो वो केल्विन के अंदर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 0 डिग्री को अगर कन्वर्जन करना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना है, 273 प्लस 0 इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये इसका टाइम, ये इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको 273 इसका केल्विन के अंदर इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर बोल रहा है व्हेन द सॉलिड मेल्ट द टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो व्हाट डज द हीट एनर्जी गो। अब मैंने जैसे आपको मैंने बोला था कि जब उसके मेल्टिंग, जब एक आइस क्यूब जब वो मतलब डिजोल्व होती है, पिघलती है, मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल थोड़ी सी देर तक ऐसा होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। सो जो हम हीट जो सप्लाई कर रहे हैं नीचे से बर्नर से वो कहाँ जा रही है? यस, we have observed during this experiment that melting that the temperature of the system does not change। जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आइस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो रही है। सो जो सो इसके अंदर इन्होंने बताया है, सो द स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ, उससे क्या हो रहा है कि जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो ओवरकम करके वो लिक्विड के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। सो इसके अंदर एक हमारी टर्मिनोलॉजी आई है लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट हीट मींस हिडन, द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting points is known as latent heat of fusion। ठीक है, तो वो एनर्जी जो जो हीट एनर्जी जो हमको रिक्वायर्ड होती है जिससे कि हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और particles of the water at 0 degree 273 kelvins have more एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एट द सेम टेम्परेचर। तो उसकी जो मोर एनर्जी जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्जन होता है। अच्छा, उसके बाद में जैसे मैंने बताया अगर हम फिर फर्दर उसके अंदर जो टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, एक टेम्परेचर 100 डिग्री पे फिर से हमारे को वो वाली स्टेज आ जाएगी। लाइक 100 डिग्री को जैसे अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कन्वर्जन करेंगे केल्विन के अंदर तो 273 प्लस में 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात की थी जिससे कि हमने क्या है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्जन किया था। फ्यूजन मतलब कि किसी चीज़ का पिघलना, मेल्ट होना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। उसका जो साइंटिफिक वर्ड होता है वो होता है फ्यूजन। ठीक है, इसलिए हमने उसको बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारे को बात करनी है इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है वो हमारा वेपर्स के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। तो इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या महसूस करेंगे कि वैसे ही प्रोसेस 100 डिग्री पे भी हो रही है, वाटर जो है वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में 100 डिग्री के पास में कुछ समय तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उससे उसका स्टेट जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर गेट decreases, and so the water particles get converted into its vapor. So this is the energy which is required to convert the states from water into the vapors is known as latent heat of vaporization at a definite atmospheric pressure and uh, 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 at its melting point, at its boiling point, sorry. तो इसके अंदर देखो हमने इस वाले अब डायग्राम से हम इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखो सॉलिड को हमने लिक्विड स्टेट के अंदर किया। सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर होता है तो क्या होता है, ये हीट होती है। उसके बाद में जब लिक्विड को हम गैसेस स्टेट में करते हैं तो हमको हीट करना पड़ेगा। अगर हमको उल्टा चलना हो यानी कि रिवर्स चलना हो, यानी गैस स्टेज को लिक्विड स्टेट में करना है तो उसको कूल करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक है। और लिक्विड स्टेट से अगर हमको सॉलिड स्टेट में करना है तो फिर हमारे को कूलिंग करने की प्रोसेस होगी। तो ये सारा प्रोसेस आपको आई थिंक सही से समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ओके, अब देखो इन्होंने अगली एक्टिविटी बताई है इन 1.13। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि एक जो चीज़ होती है सब्लिमेशन होती है। सब्लिमेशन क्या होती है कि अगर हम डायरेक्टली किसी चीज़ को सॉलिड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो वो होती है सब्लिमेशन। तो इसको एक एक्टिविटी के बताया है कि कैम्फर को ले लिया या अमोनियम क्लोराइड को ले लिया इन्होंने, एक इस चाइना चाइना फ्लास्क के अंदर ले लिया यहाँ पर, और ये फनल है, इसको इन्वर्टेड फनल को हमने चाइना डिस्क के ऊपर रख दिया, और नीचे जो है नीचे हमने जो है फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम को ऑन करने से क्या होगा कि फ्लेम को जब हमने ऑन करेंगे तो जो इसका जो कैंपर होगा वो ऊपर की तरफ इवेपोरेट होगा। लेकिन क्योंकि जो है इसका हमने जो है ये जो फनल है इसका हमने मुंह को कोक से या किसी कॉटन से हमने किसी चीज़ से बंद कर रखा है, तो वेपर्स बाहर तो निकलेंगे नहीं, वो क्या होगा इसके दीवारों पे ऐसे ऐसे यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। और एक स्टैक में बाद में सारा जो कैंपर होगा वो इसके दीवारों पे चिपक जाएगा चमकीला सा, तो उसको हम निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ द चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू अ गैस, ठीक है, सॉलिड टू अ गैस विदाउट चेंजिंग इट लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि यूजुअली आपके क्वेश्चंस के अंदर 1 नंबर क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है, सब्लिमेशन क्या होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, a change in state directly from the solid to gas without changing into liquid state is known as sublimation, and direct changes of gas to solid without changing into liquid is known as deposition। likewise deposition की भी होता है, जिससे कि हम क्या होता है कि गैस को हम से डायरेक्टली चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, गैस को अगर हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, विदाउट लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मतलब कन्वर्जन ना होकर, होना तो क्या चाहिए, पहले गैस से लिक्विड बननी चाहिए, लेकिन गैस से अगर लिक्विड ना बने सीधा सॉलिड बन जाए तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। इसको दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। अब हमारे अभी तक तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर जो होता है उसको चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। अब हम वी विल डिस्कस अबाउट चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। As we have already learned that the difference in the various state of the matter is due to difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compressor gas? अगर हमारे को अगर उसका प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं किसी चीज़ में तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जिसको हमने इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। देखो इसके अंदर क्या है, ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये अब हमने क्या किया है, ये इसके अंदर गैस है यहाँ पर, ठीक है। अब गैसेस क्योंकि अब इसमें प्रेशर कम है तो इसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं काफ़ी दूर दूर है,
जैसे कि आपको दिख भी रहे होंगे, काफ़ी दूर दूर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया। एक्सर्ट करने से क्या होगा, जो इसके जो मोलिक्यूल्स होंगे और जो उसकी इंटर मोलिक्यूल स्पेसिस होगी वो कम हो जाएगी, तो वो प्रेशर के अंदर कंप्रेस हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने पिस्टन को बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस किया तो बहुत इसके पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज 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 आ जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई अ गैस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिक्विफाई करने के लिए गैस को, हमारे को प्रेशर को तो बढ़ाना है लेकिन टेम्परेचर को कम करना है, जिससे क्या होगा, वो हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। हमको क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। इससे क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी ये चीज़ है। सो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो as thus we can say that the pressure and temperature determine the state of the substance। इसी से ही हम बता सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगी। ओके, नाउ कमिंग, इसको एक देखो, ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट, जो आपको पता होना चाहिए इस लेसन के अंदर, और ये यूजुअली आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी से ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। तो इसके अंदर क्या इन्होंने दिखाया है कि अगर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। अगर गैस से हम कोई चीज़ सॉलिड बना रहे हैं तो वो होगी डिपोजिशन, ठीक है। लाइकवाइज सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगी तो फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। ये सभी अभी हमने बताया। अगर उल्टी प्रोसेस होगी, भाई लिक्विड से अगर सॉलिड बन रही है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। सॉलिड से कोई चीज़ गैस बन रही है डायरेक्टली तो सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से अगर कोई चीज़ बन रही है लिक्विड के अंदर तो उसको कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे। सो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सो ये आपको बताया है। अब एक, अभी तो हमने बात करी इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एक इवेपोरेशन भी होता है। देखो इवेपोरेशन, और आप पूछेंगे भाई इवेपोरेशन और इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। तो इवेपोरेशन को हम थोड़ा सा, इसमें तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बड़े ध्यान से सुनना कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। एज डू यू नो दैट द नीड ऑफ हीट टू चेंज प्रेशर फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई हमारे को जरूरत पड़ती है प्रेशर को और टेम्परेचर की, जिससे कि हम एक स्टेट को, उसकी जो कोई भी मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। तो देखो मैं इसको आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, आपके तो बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि देखो इवेपरेशन में क्या होता है कि हमारा, जैसे ये हमारे पास में एक कोई भी चीज़ है जिसके अंदर हमारा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको फ्लेम दिया, ठीक है, ये फ्लेम दे दिया इसको, इससे क्या होगा, ये हीट होने लग जाएगा। अब क्या है कि टेम्परेचर यूजुअली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन अगर मान लो कि ये फ्लेम हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, जनरसी बढ़ेगा 1 से 2 डिग्री, 2 से 3, तो सपोज करो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, राइज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा सा ना, जो इसका जो अपर सरफेस है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी जो ना इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर ही होती है ये। तो क्या होता है कि जो इसके सरफेस वाले जो मटेरियल होते हैं वो इवेपोरेट करना थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसको कंटिन्यू, इसको मतलब हम सपोज करो कि टेम्परेचर को बढ़ाए नहीं, 50 डिग्री पे रख देंगे, तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे सारा का सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और इवेपोरेशन से मतलब सारा पानी खत्म हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं भाई, वो वेपराइज तो हुआ नहीं है इवेपोरेशन से, लेकिन वो सारा पानी खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली ऐसा हो कैसे गया कि इवेपोरेशन से सारा पानी खत्म कैसे हो गया, ठीक है। इसको हम जानेंगे, इससे फैक्टर विच अफेक्ट इवेपोरेशन। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको 5 ml वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर द फैन, ठीक है। एड 5 ml ऑफ वाटर इन द ओपन चाइना, दिस
दूसरे को हमको क्या करना है कि वो इसको 5 ml चाइना डिश में लेना है और कीप इट नियर द विंडो अंडर द फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश and keep it inside a cupboard and shelf in the class. Record the room temperature, record the time or the day taken by the evaporation process for the above process. हमको देखना है कि कितने दिन के अंदर वो evaporate हो जाएगा. What do you observe? ठीक है. What do you observe that the rate of evaporation increases with? तो रेट ऑफ जो उसका इवेपोरेशन होता है वो कैसे बढ़ता है? वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है तो ये सरफेस फिनोमेना होता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्पीड अप आउट फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर कपड़े को सुखाना है तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो है वो जल्दी सूख जाएंगे। with the increase in temperature more number of particle get जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि वो जो है वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर। द एयर अराउंड us cannot hold more than the definite amount of water vapor। जो हमारे आसपास की हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर एट इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर बहुत ज़्यादा अगर वाटर का जो लेवल होगा हमारे एटमोसफेयर पे ज़्यादा होगा तो इसकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिक्रीज होगा। अल्टीमेट क्यों होगा? आप अंडरस्टूड, आप खुद भी देख सकते हो कि भाई जब इवेपोरेशन हो रही है वो क्या कैसे होगी? अगर हमारे जो सरफेस है, जो अपर सरफेस, क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना है, उसके आसपास जितना भी पानी होगा, जितना भी एयर के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो क्या होगा जब वो इवेपोरेट होगी? अगर वो कम होगा तो इवेपोरेशन प्रेशर ज़्यादा होगी, अगर वो पानी ज़्यादा होगा तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा जिससे कि इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। और ये एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट पे कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन जब हम करते हैं तो जो वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होने की वजह से जो उसके वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं वो आसपास के जो लिक्विड जो ह्यूमिडिटी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे से जो पसीना आता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस, वो कॉटन के कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वो जो है फिर एटमॉस्फेयर के जो उसमें आता है कांटेक्ट में और इवेपोरेशन प्रोसेस से वो एक्सट्रेट आउट हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। सो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द विंडी एयर, ठीक है। ज़्यादा तेज़ हवा होती है तो ज़्यादा तेज़ होगा। लाइक वजह अगर अगर सनी डे है तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि रेनी सीजन है या बारिश आ रही है तो कपड़े सूखने में टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है वो इसके अंदर बताने को इन्होंने बताया है। इन ओपन वेसल लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, अगर एक खुला बर्तन है तो उसके अंदर लिक्विड इवेपोरेट होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो जो पार्टिकल्स जो लिक्विड के जो इवेपोरेट होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी टू विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंड कोल्ड, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। वही जो अभी मैंने आपको बताया कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमको कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए? देख ड्यूरिंग समर वी परस्पियर मोर, हमको ज़्यादा पसीने आते हैं बिकॉज मैकेनिज्म जो होता है हमारा बॉडी का, हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि बाहर का टेम्परेचर मान लो 55 डिग्री से 50 डिग्री भी है, 45 डिग्री भी है, तो हमारे बॉडी को क्या करना होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि उसको कूल ही रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको मतलब नहीं बढ़ना है, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी स्वेट को एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। और जो स्वेट एक्सक्रीट करेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे मतलब ड्यूरिंग वेपर द पार्टिकल
एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे कॉटन कपड़ों के अंदर, और दो जो पार्टिकल्स होंगे एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेट गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हमारा जो पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है पसीना, वो अब क्या करेंगे, गेन करेगा एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, जिससे कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। हीट एनर्जी इक्वल टू द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ठीक है, कॉटन बीइंग द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर help in absorbing the sweats and exposing it to atmosphere for for easy evaporation। इसकी वजह से वो एब्जॉर्ब मतलब हमारे पसीने को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको इजी कर देता है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस को। इसलिए हमारे हमारे को कॉटन कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं गर्मियों के अंदर। अब इसके बाद में है हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, वो है why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे कोई ठंडा पानी जैसे हम लेते हैं एक ग्लास के अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो सरफेस है, बाहर की जो दीवार है, उसके ऊपर छोटे 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 वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, और उसका जो नीचे का जो होता है, जो नीचे का जो पोर्शन होता है, उसके अंदर भी मतलब पानी हमारे को जैसे हम टेबल पे रख देंगे तो नीचे भी पानी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक हम टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर लेते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। ठीक है, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर on coming the contact with the cold glass of water lose energy and get converted to liquid। जो हमारे जो उस ग्लास के आसपास में जो ये गिलास है, जैसे सपोज करो इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला हुआ है, तो इसके जो आसपास सपोज जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वाटर जो जो ह्यूमिडिटी है, जो भी लिक्विड जो पोर्शन है, ठीक है, जो वाटर वेपर्स जो मौजूद हैं, वो क्या हो जाएंगे, इस पानी के जब इस टम्बलर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद में क्या होगा, वेपर्स जो है डायरेक्टली जो है लिक्विड के अंदर बन जाएंगे, और लिक्विड में जब बन जाएंगे तो इस टम्बलर के आसपास बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाएंगे। सो वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको बड़े सिंपल भाषा में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ये कुछ ब्लूप्रिंट्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको अभी अगले वाले पार्ट के अंदर लेंगे। तो इसके अंदर कुछ अगले वाले पार्ट के अंदर हम एनसीईआरटी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सो आप उसको उस वाले वीडियो को आप मिस मत करना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कशन वी हैव डन इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दिस पार्टिकुलर लेसन। ठीक है, अब देखो इसमें अब थोड़ा सा इन्होंने बताया, देखो नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो साइंटिस्ट कहते हैं हमेशा बोलते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोन, इंस्टेंट, कॉन्सनट्रेट। तो अच्छा, इसमें प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया। देखो प्लाज्मा वो वाला प्लाज्मा नहीं है जो ब्लड के अंदर होता है। अब द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ठीक है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैसेस। जो आयनाइज जो गैसेस होती है ना, जो सुपर एक्साइटेड होती हैं और सुपर एनर्जेटिक होती है। जैसे कि मैं अगर मैं आपसे बात करूं हीलियम लैम्प के बारे में, या CFL, हाँ, जो हम CFL अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारे के अंदर सुपर जो है ना आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, आयनाइज गैसेस होती हैं, जो कि एक अच्छा, जो हम प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे थे, द स्टेट ऑफ इसके अंदर क्या है कि जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के अंदर, जो आयनाइज हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब जो हम घर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस। उसके अंदर नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। अच्छा, जब हम उसको उसके अंदर से जब हम करंट पास करते हैं तो द गैस गेट आयोनाइज्ड।
ठीक है। इट गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, जब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है तो वो चार्ज हो जाती है और आयनाइज हो जाती है। दिस चार्जिंग अब क्रिएट अ प्लाज्मा, इससे क्या होता है कि प्लाज्मा क्रिएट होता है विच गिविंग ग्लोइंग इनसाइड अ गैस, जिससे कि वो ग्लो करती है, आयनाइज होने की वजह से वो ग्लो करती है। सो द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो हमारा जो अगर हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से देखते हैं, सन होता है या स्टार होता है, वो ग्लो क्यों करता है? क्योंकि इट इज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की वजह से ही करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही आयोनाइज्ड गैस हो जाती है, बहुत चार्ज, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है आयोनाइज होने की वजह से। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, जो प्लाज्मा क्यों क्रिएट होता है स्टार्स के अंदर? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उसका हाई टेम्परेचर होता है। अंडरस्टूड। इसके बाद में थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं, बोन इंस्टेंट कंडेंसेट। 1990-20 के अंदर इंडियन फिजिकल सत्येंद्र नाथ बोस हैड गॉन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बिल्डिंग ऑन दिस कैलकुलेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, बोन इंस्टेंट कंडेंसेट, डी, इसको बोलते हैं बीईसी, ठीक है, बीसी बोलते हैं। बाकी भी कुछ साइंटिस्ट के नाम इसमें दे रखे हैं, लेकिन आई थिंक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा सा देखना। तो ये थोड़ा इन्होंने बताया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एक। अच्छा, इसके बाद में आपकी कुछ एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इसके अंदर दी गई हैं, जिसको हम अभी सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखो क्या क्या लर्न किया है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये भी हमने पढ़ लिया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है। मैक्सिमम किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और मिनिमम होते हैं गैस के अंदर। अंडरस्टूड, ये भी पॉइंट अपने पढ़ा हुआ है। द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। वो मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर, और इंटरमीडिएट लिक्विड के अंदर, मैक्सिमम होती है गैस के अंदर। द the arrangement of particles is most ordered in case of solid, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ordered form में होते हैं solid में। in case of liquid, layers of particles can slip and slide, क्योंकि वो slip कर सकते हैं और slide कर सकते हैं over each other, ठीक है। वो इतने नहीं होते। while in a gas there is no order, उसके अंदर कोई, गैस के अंदर कोई order नहीं होता, particles move about randomly. The state of matter are interconvertible, तो जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो इंटरकन्वर्टिबल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसको हम चेंज कर सकते हैं। सब्लिमेशन के बारे में मैं अब आपको बता चुका हूँ। सब्लिमेशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। डिपोजिशन इज द चेंज इन गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, ओके। डिपोजिशन, सप्लीमेशन, ये यूजुअली बहुत बार पूछा जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग जो होता है बल्क फिनोमिना होता है। और मैंने आपको बताया इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। बल्क फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारी की सारी लिक्विड ही इसमें बॉइल करती है, तो ये एक बल्क फिनोमिना है। द पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू लिक्विड इट्स वेपर, इसमें सारी की सारी लिक्विड के जो होता है ना, वो हम वेपर स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट होती है। सो इट इज नोन एज द बल्क फिनोमिना। अच्छा, अब इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होता है। द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, द टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर, और उसकी विंड स्पीड के ऊपर, हवा की स्पीड के ऊपर। इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, ठीक है। एक ये भी पॉइंट है कि उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए वेपराइजेशन के बाद, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लाइकवाइज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब आपका जो बताया, ये एक्सरसाइज हैं जो हम अभी लेटर ऑन दूसरे वाले पार्ट के अंदर
डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेसन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर मैंने आपको सब जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सब कवर कर लिए। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर टाइप्स जो चीज़ें हैं एग्जाम्पलर हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अगले वाले पार्ट के अंदर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो। सो मैं इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस सीबीएसई क्लासेस के ऊपर बनाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूजुअली सीबीएसई क्लास पैटर्न के हिसाब से ही होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स को कवर करती हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करके इसको आप ताकि आपको टाइमली इसको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसको देख कर बेनिफिटेड हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।